हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर मौर्योत्तर काल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उत्तर मौर्योत्तर काल से। उत्तर मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ने से पहले मैं जो पिछले का टॉपिक था जो था मौर्य वंश के बारे में, उससे थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। तो जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, तो घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। जिसके बाद मौर्य वंश में अनेक प्रतापी राजा आए जिन्होंने मगध को जो है सुदृढ़ बनाने का काम किया। तो उसमें बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त और दशरथ मौर्य का नाम उल्लेखनीय है, यानी कि इनके बारे में ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, जिनके बारे में मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। तो आप पिछली वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। उसके बाद जो है आता है उत्तर मौर्योत्तर काल, जब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है जिसका नाम होता है बृहदत्त। तो जब बृहदत्त की हत्या हो जाती है उसी के बाद से जो है मौर्योत्तर काल प्रारंभ होता है। तो आप पढ़ेंगे हम मौर्योत्तर काल के बारे में, उत्तर मौर्योत्तर काल के बारे में। तो उसमें है मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहदत्त। तो बृहदत्त की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। यानी कि जो बृहदत्त था मौर्य वंश का अंतिम शासक, उसी का जो सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसी ने जो है उसकी हत्या कर दी थी। जिस कारण मौर्य साम्राज्य पूरी तरह जो है पतन हो गया था मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो मगध का साम्राज्य था उसकी जो राजनीति थी वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी। अब मगध में कहीं बाहरी आक्रमण होने लग गए थे, यानी कि उत्तर मौर्योत्तर काल में बाहरी आक्रमण हुए थे, जैसे कि यवन आक्रमण जो मुख्य हुए थे, यवन आक्रमण हुए थे, जिसके कारण जो मगध साम्राज्य की राजनीति थी वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी। और इसी कारण जो हुए थे अनेक स्थानों पे अलग अलग राज्य स्थापित भी होने लग गए थे। और इसी समय जो दक्षिण भारत के सामंत थे उन्होंने भी अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की घोषणा कर दी थी। जिस कारण जो मौर्य साम्राज्य की राजनीति थी या फिर मौर्य साम्राज्य था वो पूरी तरह बिखर गया था, अलग अलग भागों में बंटना शुरू हो गया था। जिस कारण क्या हुआ था, जो मगध साम्राज्य था जो कि सुदृढ़ साम्राज्य था वो क्या हो गया था, छोटे छोटे भागों में या टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया था। जो उत्तर मौर्योत्तर काल है उसका जो पहला वंश आता है वो आता है शुंग वंश। तो शुंग वंश के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो शुंग वंश का टाइम पीरियड था, उसका समय था, वो था 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक। तो जो शुंग वंश का प्रथम शासक था वो था पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। और इसी ने क्या किया था, अपने राजा यानी कि बृहदत्त की हत्या कर दी थी और उसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला है पुष्यमित्र शुंग मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण था। इसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश क्षेत्र में आता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो उसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश क्षेत्र में आता है। अगला है पुष्यमित्र शुंग ने अपने समय में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और इसका जो पुरोहित था वो था पतंजलि। अगला है पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी पर जो महाभाष्य लिखा था वो लिखा था पतंजलि ने। और पतंजलि किसका पुरोहित था, वो था पुष्यमित्र शुंग का। अगला है मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी, जो कि शुंग काल से संबंधित था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी और किस काल में की थी। तो जो मनुस्मृति की रचना की थी वो की थी मनु ने और शुंग काल में की थी। अगला है पुष्यमित्र के समय ही बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथों की रचना हुई थी। और जातक कथाएं किससे संबंधित है या फिर जातक ग्रंथ किससे संबंधित है, तो जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो किसमें लिखी गई है, जातक ग्रंथ में लिखी गई है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जातक ग्रंथों की रचना किसके काल में हुई थी, वो हुई थी पुष्यमित्र शुंग के काल में। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जातक ग्रंथ का संबंध किससे है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित जो ग्रंथ है वो है जातक ग्रंथ। अगला है पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 यवन आक्रमण हुए थे, जिसमें पुष्यमित्र शुंग की ही विजय हुई थी। यानी कि 2 आक्रमण हुए थे जो कि यवनों के द्वारा किए गए थे और इन दोनों में ही पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई थी। तो जो पहला आक्रमण था वो कराया था यवन शासक डेमोट्रियस ने। इसमें भी जो है जो विजय हुई थी वो हुई थी पुष्यमित्र शुंग की। और दूसरा जो यवन आक्रमण कराया था वो कराया था मिनांडर ने। मिनांडर का ही दूसरा नाम मिलिंद है, जिसने क्या किया था, इसने जो है मगध क्षेत्र पर आक्रमण किया था पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में। और जिसमें विजय किसकी हुई थी, पुष्यमित्र शुंग की।
अगला है मिनांडर, जो कि एक यवन शासक था। उसने क्या किया था, बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि जो मिनांडर है, जो कि यवन का शासक है, उसने जो है बौद्ध की शिक्षा किससे ली थी। तो उसने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी वो ली थी बौद्ध भिक्षुक नागसेन से, और बौद्ध धर्म को इसने जो है अपना लिया था। इसी में आपको एक क्वेश्चन बनता है कि मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है। तो उस पुस्तक का नाम था मिलिंदीपनो। मिलिंदीपनो का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। तो मिलिंदीपनो नामक पुस्तक किससे संबंधित है, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मिलिंदीपनो नामक पुस्तक किससे संबंधित है। तो मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर, उनका जो संग्रहण किया गया है वो एक पुस्तक में किया गया है जिसका नाम है मिलिंदीपनो। तो मिलिंदीपनो नामक पुस्तक आपको इसमें याद रखना है। अगला है बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया है क्योंकि इसने अपने शासन काल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही क्यों कहा गया है। तो वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था, क्योंकि वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जो पुष्यमित्र शुंग था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसने बौद्ध धर्म को जो है समाप्त करने के लिए बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि आगे चलकर जो जीवन के अंतिम दिन होते हैं पुष्यमित्र शुंग के, तो उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसकी महानता को स्वीकार करते हुए कई बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया, जिनमें से एक स्तूप कौन सा है, भरहूत स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो जो भरहूत स्तूप का निर्माण कराया था वो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, क्योंकि ये जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लेता है, उसकी महानता को स्वीकार कर लेता है, जिसके कारण को क्या करता है, बहुत से जो बौद्ध स्तूप थे उनका जो है पुनर्निर्माण करता है, जिनमें से जो मेन है वो है भरहूत स्तूप। और भरहूत स्तूप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसको नोट रखना है। अगला है पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग राजा खारवेल से भी युद्ध किया था। इस युद्ध में जो है खारवेल की ही विजय हुई थी। तो खारवेल से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि खारवेल का अभिलेख कहाँ पर दिखता है, यानी कि खारवेल से संबंधित अभिलेख कहाँ है, कौन सा है। तो वो कौन सा है, हाथी गुफा अभिलेख, जो कि तिथि रहित है, यानी कि उसकी तिथि का कोई पता नहीं है। तो हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, वो है खारवेल। और खारवेल के साथ ही पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध किया था, जिसमें पुष्यमित्र शुंग की हार हो जाती है और खारवेल की जीत हो जाती है। और खारवेल कहाँ का शासक था, वो था कलिंग का। उसके बाद जो शुंग वंश है उसका जो दूसरा शासक आता है वो आता है अग्निमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंग का ही पुत्र होता है। तो पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बनता है। इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मालविकाग्नि मित्रम में, यानी कि मालविकाग्नि मित्रम एक पुस्तक होती है जिसकी रचना कौन करता है, कालिदास। और इसमें क्या लिखा होता है, इसमें किसका वर्णन होता है, इसमें जो वर्णन होता है वो होता है विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग के बारे में। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मालविकाग्नि मित्रम में किसका वर्णन किया गया है, या फिर मालविकाग्नि मित्रम किसकी पुस्तक है। तो वो है कालिदास की पुस्तक, जिसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था मालविका, इनके प्रेम प्रसंग का चर्चा मिलती है मालविकाग्नि मित्रम में। अगला जो इसके बाद शासक आता है, या फिर जो कह सकते हैं हम कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है देवभूति। और देवभूति की हत्या कौन करता है, उसी का मंत्री वासुदेव। तो वासुदेव क्या करता है, जब वो देवभूति की हत्या कर देता है तो उसके बाद जो शुंग वंश होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और जो वासुदेव होता है वो कर्ण वंश की स्थापना करता है। यानी कि अब शुंग वंश समाप्त हो जाता है और उसके बाद कर्ण वंश आता है। तो कर्ण वंश के बारे में हम पढ़ेंगे कि कर्ण वंश की जो स्थापना की थी वो वासुदेव ने की थी। वो कब की थी, 73 ईसा पूर्व में, यानी कि कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था और इसने कर्ण वंश की स्थापना की थी 73 ईसा पूर्व में। आपको ये दो ही क्वेश्चन या फिर दो ही फैक्ट इसमें याद रखने हैं वासुदेव के बारे में। वासुदेव के बाद जो है उसका जो पुत्र होता है यानी कि सुशर्मा, तो सुशर्मा जो है कर्ण वंश का दूसरा और अंतिम शासक बनता है। तो सुशर्मा जिसकी हत्या कौन करता है, उसी का मंत्री सिमुक करता है 60 ईसा पूर्व में। तो आपको ये याद रखना है कि जो सुशर्मा होता है जो कि कर्ण वंश का अंतिम शासक होता है, उसकी हत्या कब और किसके द्वारा की जाती है, तो उसकी हत्या की जाती है सिमुक के द्वारा 60 ईसा पूर्व में। और इसके बाद जो है जो सिमुक होता है वो सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो सातवाहन वंश की स्थापना कौन करता है, वो करता है सिमुक।
तो अगला आता है हमारा सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश के शासकों ने क्या किया था, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, प्लेटिन के सिक्के और शीशे के सिक्कों को जारी किया था। इसमें से क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम में कि शीशे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, या फिर शीशे के सिक्के किस वंश के द्वारा जारी किए गए थे। तो वो किए गए थे सातवाहन वंश के द्वारा। और ये क्या करते थे, अपने सिक्कों को ढालने के लिए शीशे का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो रोम से मंगाते थे। यानी कि शीशा भारत में कहाँ से आता था, वो आता था रोम से। अगला है जो सातवाहन वंश का इंपॉर्टेंट दूसरा फैक्ट है, वो ये है कि सातवाहन समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था। ये क्या करते थे, अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लिखा करते थे। लेकिन जो शासक बनते थे, यानी कि जो राजा बनते थे, वो स्त्रियां नहीं बनती थी, वो कौन बनता था, पुरुष ही बनता था। तो इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा वंश ऐसा था, या फिर उत्तर मौर्य काल का कौन सा ऐसा वंश था जो कि मातृसत्तात्मक था। तो वो कौन सा था, सातवाहन वंश, क्योंकि ये अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़ते थे। अगला है सातवाहनों की जो राजभाषा थी वो थी प्राकृत और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी। अगला है सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों का काम गौलमिकों को सौंप रखा था। और गौलमिकी क्या होते थे, सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का कामकाज कौन देखता था, गौलमिक नामक अधिकारी देखता था। और गौलमिक के पास क्या होती थी, एक सेना की टुकड़ी होती थी जो कि उसका नेतृत्व करती थी। अगला है सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां। तो आपको ये क्वेश्चन में जरूर पूछेगा, जैसे काली का चैत्य हो गया, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, अमरावती कला का विकास हो गया। ये किस वंश के द्वारा इनका निर्माण किया गया था, तो वो किया गया था सातवाहन वंशों के द्वारा। तो काली का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं और अमरावती कला का विकास। इसी में जो है आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो काली का चैत्य है उसकी गुफाएं कहाँ हैं। तो जो काली की चैत्य है वो गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला जो है अजंता तथा एलोरा की गुफाएं। तो जो अजंता तथा एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपको ये भी याद रखना है, जो अजंता तथा एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद नामक स्थान पर स्थित है, महाराष्ट्र में। और जो अगला है अमरावती कला का विकास। तो जो अमरावती गुफाएं पाई जाती है, जिसे जो है उड्डावली गुफाएं भी कहा जाता है, वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है आंध्र प्रदेश के गुटूर नामक स्थान पर। गुटूर शहर है एक, तो वहां पर जो है आंध्र प्रदेश के गुटूर नामक शहर में अमरावती या फिर उड्डावली गुफाएं पाई जाती है। अगला है सातकर्णी तथा अन्य सभी सातवाहन वंश के शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यानी कि जो सातवाहन वंश के जो शासक हुए, जितने भी शासक हुए सातवाहन वंश के, वो सभी क्या कहलाते थे, दक्षिणापथ के स्वामी भी कहे जाते थे। अगला है सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल तथा गुणाद्य थे। यानी कि इनके समय के जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे वो थे हाल तथा गुणाद्य। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं वो कौन सी थी, तो जो हाल ने लिखी थी वो लिखी थी गाथा सप्तशती, और जो गुणाद्य था उसने लिखी थी बृहद कथा। तो ये दोनों ही चीज आपको याद रखनी है कि गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी गई थी हाल के द्वारा। और गुणाद्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी थी गई थी, वो लिखी गई थी बृहद कथा। तो आपको ये दोनों ही पुस्तकें याद रखनी है और इनका वंश भी याद रखना है, ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। अगला है तो जो अब ये सातवाहन वंश है, जो उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब उनके शासकों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो पहला शासक था, या फिर हम कह सकते हैं कि सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। प्रारंभ में जो सातवाहन वंश थे वो महाराष्ट्र क्षेत्र में राज करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब शक शासक यहाँ पर आए तो उन्होंने उसे महाराष्ट्र को छोड़ने से विवश कर दिया, जिस कारण जो सातवाहन वंश थे उन्होंने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया, आंध्र प्रदेश में किया। इसी कारण जो है उन्होंने आंध्र प्रदेश में क्या किया था, उड्डावली गुफाओं का निर्माण किया था, जो आंध्र प्रदेश है उसके गुटूर शहर में उड्डावली गुफाएं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उड्डावली गुफाएं कहाँ स्थित हैं, वो है आंध्र प्रदेश के गुटूर शहर में। अगला है इसी कारण जो सातवाहन वंश है उनको क्या कहा जाता है, आंध्र सातवाहन कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सातवाहन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आंध्र सातवाहन के नाम से। अगला है सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान, यानी कि जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। प्रतिष्ठान नामक जो स्थान था वो गोदावरी नदी के किनारे में स्थित था। तो जो सातवाहन वंश की राजधानी थी महाराष्ट्र में वो थी प्रतिष्ठान, जो वर्तमान में कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ती है। अगला है सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा, या फिर जिसको हम कान्हा भी कहते थे उसको, तो कृष्णा या कान्हा शासक बना था। और कान्हा के बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना था। तो हम अब देखेंगे किसके बारे में, सातकर्णी के बारे में। तो जो सातकर्णी प्रथम है उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमको, नानाघाट अभिलेख में, जो कि उसकी पत्नी ने बनवाया था।
और उसकी पत्नी का नाम क्या था, नागनिका। तो नागनिका ने क्या किया था, नानाघाट अभिलेख को उत्कीर्ण कराया था और इसमें जो है सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है। तो नानाघाट अभिलेख में क्या वर्णन मिलता है, तो जो नानाघाट अभिलेख है उसमें सातकर्णी प्रथम की महान विजेता तथा महान शासक उसको बताया गया है। इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी प्रथम ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू किया था। इसी अभिलेख में भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मिलता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमि दान का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है नानाघाट अभिलेख से, जो कि किससे संबंधित है, सातकर्णी से। और जो नानाघाट अभिलेख है वो किसने बनवाया था, तो सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी जिसका नाम था नागनिका, तो उसने बनवाया था। अगला इसी में ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो सामंतवाद थे, जो सामंत थे, उन्होंने जो है अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कब से की, तो वो की थी सातकर्णी प्रथम से। क्योंकि इसी के टाइम पे क्या होता था, इसने क्या किया था कि मुद्रा के स्थान पर ये ब्राह्मणों को क्या कर देता था, भूमि दान कर देता था, जिसके कारण क्या होता था, जो जिनको ये भूमि मिलती थी तो उसका जो कर भी वसूला जाता था वो वही लोग वसूलते थे जिनको ये भूमि प्राप्त हो जाती थी। उसके बाद वो क्या करते थे, कर वसूलते थे, जिससे वो अधिक धनाढ्य हो जाते थे और धीरे धीरे वो क्या करते थे, अपना अलग क्षेत्र बना लेते थे, यानी कि वो अलग होते रहते थे अपने राज्य से या फिर राजा से। जिसके कारण क्या हुआ था, सामंत थे जो उन्होंने जो है अपने अपने जो है अलग अलग राज्य स्थापित कर दिए थे। तो यहीं से जो है सामंतों ने अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना शुरू कर दिया था। अगला है, जो अगला शासक आता है वो आता है हाल। तो हाल क्या था, कवियों तथा विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय देता था। ये हाल की विशेषता थी, जो ये हाल होता था वो क्या करता था, विद्वान होते थे, कवि होते थे, लेखक होते थे, उनको अपने दरबार में आश्रय देता था। और हाल के द्वारा क्या लिखी गई थी, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक या फिर काव्य की रचना की गई थी, जिसकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, इसके समय में क्या हुआ था, जो शक शासक था जिसका नाम था नहपान, इसने क्या किया था, इसके क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन जो गौतमी सातकर्णी है उसने शक शासक नहपान को जो है पराजित कर दिया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शक शासक नहपान का किस सातवाहन वंश शासक के समय में आक्रमण किया था उसने, तो वो किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में। इसका प्रमाण हमें नासिक के जो कि जोगलपंथी से प्राप्त होता है। वहां पर हमको जो है 8000 से अधिक जो है चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें एक तरफ तो नहपान का चित्र था जो कि सिर झुकाए हुए खड़ा था, और दूसरी तरफ जो है गौतमी सातकर्णी का चित्र मिलता है जो कि तलवार पकड़े हुए था। तो इससे हमें पता चलता है कि इस युद्ध में जो है हार हुई थी किसकी, शक शासक नहपान की, और जो जीत हुई थी वो हुई थी गौतमी सातकर्णी की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कि इसके शासन काल में किसका आक्रमण हुआ था, शक शासक नहपान का, जिसे उसने पराजित कर लिया था। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है यज्ञश्री सातकर्णी। तो जो है सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, यज्ञश्री सातकर्णी। इसने शकों के जो विजय क्षेत्र थे ना उनको पुनः अधिकार कर लिया था, यानी कि उनको पुनः जीत लिया था यज्ञश्री सातकर्णी ने। अगला है जो यज्ञश्री था वो क्या था, व्यापार तथा जल यात्रा का प्रेमी थे, यानी कि उसे व्यापार करना, जल यात्रा करना अच्छा लगता था। इसके जो सिक्के हैं उनमें जो है जहाज के चित्र अंकित है, और इसके जो सिक्के मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और यज्ञश्री सातकर्णी की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, जो सातवाहन वंश है वो समाप्त हो गया था, यानी कि उसका विभाजन होने लग गया था। जो सामंत थे वो अलग अलग राज्य अपना अपना स्वतंत्र राज्य बना रहे थे, जिसके कारण जो सातवाहन वंश था उसका पूरी तरह से विभाजन हो जाता है। तो ये था उत्तर मौर्योत्तर काल। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जितना भी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, तो जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सारा मैंने यहाँ पर कवर करा लिया है। इसमें बस इतना ही था। तो चलिए आगे देखते हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, या फिर जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चन को भी हम इसमें कवर करते हुए चलते हैं। पहला है मगध में शुंग वंश की नींव किसने रखी थी। तो जो मगध में शुंग वंश की नींव रखी थी वो रखी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और कब रखी थी, 185 ईसा पूर्व में। और किसकी हत्या करके करी थी, वो की थी मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहदत्त, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। इतनी बातें आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगला है शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो जो शुंग शासक है उनकी राजधानी थी विदिशा।
अगला है बरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो जो बरहूत स्तूप का निर्माण कराया था वो किया था पुष्यमित्र शुंग ने। क्यों किया था? क्योंकि जब ये शासक बना था उस टाइम तो ये जो है बौद्ध धर्म को मानता नहीं था, वो उसको जो है हटाना चाहता था बौद्ध धर्म को, और उसकी जगह में वैष्णव धर्म को लाना चाहता था। तो इसने क्या किया था, सारे जो बौद्ध स्तूप थे उनको तुड़वाना शुरू कर दिया था, उनको नष्ट करना शुरू किया था। लेकिन जब जीवन का अंतिम टाइम आता है इसका, तो ये क्या करता है, ये बौद्ध धर्म की महानता को समझने लग जाता है। तो उसके बाद जो पश्चाताप के बाद ये क्या करता है, बौद्ध जो स्तूप होते हैं उनका निर्माण करने लग जाता है। तो उन्हीं में से जो प्रमुख स्तूप था वो था बरहूत स्तूप, जिसका निर्माण कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग। अगला है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो शुंग वंश का अंतिम शासक था वो था देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने की थी? तो जो देवभूति की हत्या की थी वो की थी 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने, और इसी के बाद जो है वासुदेव ने क्या किया था, कर्ण वंश की स्थापना की थी। यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति, जिसकी हत्या की थी वासुदेव ने, और वासुदेव ने ही क्या किया था, कर्ण वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी, वासुदेव ने की थी। और वासुदेव ने क्या किया था, 73 ईसा पूर्व में जो है देवभूमि को मार दिया था। जो कि किसका अंतिम शासक था, वो था शुंग वंश का अंतिम शासक था। और वासुदेव के बाद उसका पुत्र जिसका नाम था सुशर्मा शासक बनता है, जो कि कर्ण वंश का अंतिम शासक होता है। और जो सुशर्मा होता है उसकी हत्या कौन करता है, उसकी हत्या करता है सिमुक। और सिमुक क्या करता है, 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? जो सातवाहनों की राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी, प्राकृत थी सातवाहनों की राजकीय भाषा। अगला क्वेश्चन है अजंता तथा एलोरा गुफाओं का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो जो अजंता तथा एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था वो करवाया था सातवाहन वंश ने। और जो अजंता तथा एलोरा गुफाएं हैं वो कहाँ है, औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में आती है। अगला है सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी होती थी? तो जो सातवाहन वंश है उन्होंने अत्यधिक मात्रा में मुद्राएं बनाई, जिनमें से जो धातु का प्रयोग करते थे अत्यधिक, वो किसका करते थे, वो करते थे सीसा का। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ स्थापित किया था? तो जो सातवाहन थे उन्होंने आरंभिक समय में अपना जो शासन स्थापित किया था वो किया था महाराष्ट्र में। सॉरी, इसमें वो लिखा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया था, अपना शासन स्थापित किया था। और उसके बाद जब शासकों ने उनको वहां से हटा दिया था तो उसके बाद उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किन वंश ने भारत पर राज किया था? तो जो शुंग वंश है उसके बाद जो है कौन सा शासक आता है, उसके बाद जो है कर्ण वंश आता है। कर्ण वंश की स्थापना कौन करता है, वासुदेव। और कर्ण वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है, सुशर्मा होता है। और शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति। अगला क्वेश्चन है वृत्त कथा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो वृत्त कथा नामक पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी गुणाद्य ने। और हाल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हाल ने लिखी थी गाथा सप्तशती। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं कि हाल ने गाथा सप्तशती और गुणाद्य ने जो है वृत्त कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। और ये दोनों ही कहाँ के शासक थे, ये थे सातवाहन वंश के शासक। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको देती रहूं, आपको प्रोवाइड करती रहूं और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।